हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइड अवर अर्थ की, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स की, जिसमें हम इग्नियस रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल भी कहते हैं। इसके बाद हम रॉक साइकिल यानी शेल चक्र की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, हमारी पृथ्वी के अंदर यानी इनसाइड अवर अर्थ, जिसका पहला टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि लास्ट चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा गति करती रहती है। इसकी वजह से इसके अंदर के भागों में और बाहर के भागों में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी एक प्याज की तरह एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक के ऊपर एक कई सारे लेयर्स से, कई सारी सतहों से बनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा प्याज होता है, जो कि एक के ऊपर एक कई सारी लेयरों का होता है, कई सारी लेयरों से वो बना होता है। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो कई सारी लेयर से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें तो 3 मुख्य सतहें हैं हमारी, परपटी, मेंटल और क्रोड। सबसे पहले हम परपटी के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। तो पृथ्वी का वह भाग जो सबसे ऊपर होता है उसे हम परपटी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम परपटी कहते हैं, यानी वो हिस्सा जहां हम खड़े होते हैं उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। और जो हमारी परपटी होती है, पृथ्वी का ये सतह परपटी यानी क्रस्ट, ये सबसे पतला परत होता है। इसके अलावा जो हमारी परपटी होती है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक हमारा महाद्वीपीय और दूसरा हमारा महासागर। तो महाद्वीपीय वो हिस्सा होता है जो जमीन होती है। इसके अलावा महासागर में वो हिस्से आ जाते हैं जो समुद्र के नीचे वाली जो जमीन होती है वो हमारी महासागर में आ जाती है। ठीक है, तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा जिसमें महाद्वीपीय आ जाता है और निचला हिस्सा जिसमें महासागर आ जाता है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो महाद्वीपीय जो सन्हति है वो 35 किलोमीटर और जो समुद्री सतह है वो 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो हमारी जो महाद्वीपीय सन्हति है यानी ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा 35 किलोमीटर का, और जो हमारी समुद्री सतह है वो हमारी 5 किलोमीटर का। यानी अगर हम अपनी ज़मीन से कोई गड्ढा करें 35 किलोमीटर तक का, तो हम कह सकते हैं कि हम अब समुद्री सतह तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह इसकी जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक की होती है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो महाद्वीपीय सन्हति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे सीएल कहा जाता है। तो हमारी जो महाद्वीपीय सन्हति है, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी है, इसीलिए सिलिका का सी और एल्यूमिना में एल, इन दोनों को मिलाकर सीएल नाम दिया गया है। इसके अलावा महासागर की जो हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से मिलकर बनी है, इसीलिए सिलिका का सी और मैग्नीशियम का मैं मिलकर इसे सी में बनाता है। तो महासागर की प्रॉपर्टी को हम सी में और महाद्वीपीय सन्हति की प्रॉपर्टी को हम सीएल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मेंटल, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी के बाद का अगला भाग। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो क्रस्ट वाले हिस्से के बाद हमारा मेंटल आ जाता है जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो क्रस्ट के बाद के हिस्से को हम क्या कहते हैं, मेंटल। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रोड। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो क्रस्ट के बाद हमारा मेंटल और मेंटल के बाद हमारा क्रोड आ जाता है, जिसकी अगर हम गहराई की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर की होती है। सबसे अंदर का भाग, हमारे सबसे अंदर का भाग जो 3500 किलोमीटर का होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो 3500 किलोमीटर की होती है। और ये जो हिस्सा होता है ये हमारे निकल और लोहे का बना होता है।
क्रोड जो होता है हमारा वो निकल और लोहे का बना होता है, इसीलिए इसे निफ़े कहते हैं। निफ़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकल का नी और लोहा, जिसे हम आयरन मतलब इंग्लिश में आयरन, और इसे अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो इसे फेरस कहा जाता है। तो वहाँ से इसका फ लिया गया है, फे। ठीक है, तो इस तरह ये निफ़े बना है। और जो सबसे अंदर का भाग होता है हमारा, जो क्रोड होता है, केंद्रीय क्रोड, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो दाब होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो परतें हुई वो तीन, क्रस्ट, मेंटल और हमारी क्रोड। सेल एवं खनिज। अब हम बात करते हैं सेल और खनिजों के बारे में, यानी रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो पत्थर हैं यानी जो हमारे रॉक्स हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जो पत्थर होते हैं उसी से मिट्टी बनती है। ठीक है, तो हमारी जो मिट्टी होती है वो किसी भी पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम जीवित रह सकते हैं, उससे हमें खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर हम बात करें कि मिट्टी कैसे बनती है, तो हज़ारों सालों के दौरान बर्फ़, पानी या हवा के कारण जो पत्थर टूट जाते हैं उससे मिट्टी बनती है। पत्थर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पत्थर से मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ पौधे और पेड़ पौधों से इंसानों व जानवरों को खाना मिला। अब हम बात करते हैं कि पत्थर क्या होते हैं और कैसे पहचाना जाए कि ये एक पत्थर है। ठीक है, तो पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है, यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो कई तरह के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो अगर हमें किसी पत्थर का पता लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो नेचुरल हो, यानी कोई भी चीज़ जो नेचुरल हो और उसमें मिनरल्स हो तो हम कह सकते हैं कि वो पत्थर है। ठीक है, तो पत्थर जिसमें कि खनिज पदार्थ होता है और ये नेचुरल होती है। ठीक है, और जो हमारे शेल होते हैं यानी जो हमारी रॉक्स पत्थर होते हैं ये अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के, और इनका जो गठन होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जो हमारे सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, इनके शेप, इनके साइज़ बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेल के प्रकारों की। तो शेल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा आग्नेय सेल जिसे इग्नियस रॉक कहा जाता है, अवसादी सेल जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, और कायंत्रित सेल जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। अब अगर हम इसके नामों की बात करें तो जो हमारा इग्नियस सेल है, जो हमारा इग्नियस रॉक है, वो लैटिन भाषा के इग्नियस वर्ड से निकल के आया है। ठीक है, तो जो ये वर्ड है हमारा इग्नियस, ये इग्निस वर्ड से निकल के आया है लैटिन के, जिसका मतलब होता है अग्नि यानी कि फायर। ठीक है, तो जितने भी ये हमारे फायर से रॉक बन के तैयार होते हैं वो हमारे इग्नियस रॉक कहलाते हैं। उसके अलावा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, जो कि सेडिमेंटम, लैटिन भाषा के सेडिमेंटम वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है स्थिर। यानी जैसे अगर हम कुछ पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को पानी में डाल दें तो वो नीचे जाके स्थिर हो जाते हैं, तो उसे हम स्थिर कहेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम स्थिर कहेंगे। तो ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है स्थिर। उसके बाद आ जाता है हमारा मेटामॉर्फिक। ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को अगर मतलब जलाते हैं तो वो चीज़ तो वही होती है, लेकिन उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका रूप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम मेटामॉर्फोस कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले शेल की, सब आग्नेय सेल के बारे में। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार बने जो शेल होते हैं उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारा लाल द्रवित मैग्मा होता है, और समय समय पर ऐसा होता है कि ये हमारी पृथ्वी की सतह पर आता रहता है, ये ऊपर आता रहता है, और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो इससे पत्थर बन जाते हैं, जिसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो लावा से बने ये जो पत्थर होते हैं इन्हें हम प्राथमिक सेल या फिर आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं,
अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अब उसके बाद जो आगन्य सेल है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर्भेदी, दूसरे होते हैं बहिर्भेदी। अब क्योंकि दोनों ही हमारे जो ये मैग्मा है उसी से बना है, लेकिन फिर भी इनके नामों में फ़र्क क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों में समय का फ़र्क होता है। जब अर्थ से लावा बाहर आता है तब कुछ हिस्सा लावा के बाहर आ जाता है, पृथ्वी के बाहर आ जाता है, एकदम ऊपरी सतह पर आ जाता है, बल्कि जो कुछ हिस्सा है वो अंदर ही रह जाता है। तो बाहर का हिस्सा जो होता है वो जल्दी सूख कर पत्थर बन जाता है, और जो अंदर का हिस्सा है उसको पत्थर बनने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसे ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए इनके जो नाम हैं उसमें ये फ़र्क होता है, और इनके पत्थरों में भी थोड़ा फ़र्क होता है। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और परपट्टी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो लावा जल्दी से बाहर आके, मतलब जो बाहर आ जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए, तो ऐसे सेल को हम बहिर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। तो इस तरह के जो सेल होते हैं हमारे, उसकी जो संरचना होती है वो बहुत ज़्यादा महीन दानों वाले होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो बेसाल्ट, जो दक्कन पठार है हमारा, वो बेसाल्ट सेलों से ही मिलकर बनाए, बिल्कुल महीन महीन होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैलों को अंतर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। तो वो हिस्सा जो कि भूप्रपट्टी के अंदर ठंडा होता है, बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो अंदर है, अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा हीट है, तो वहाँ पर उसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए इसे हम अंतर्भेदी आगन्य सेल कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग ठंडा हो रहे हैं, ये जो पत्थर होते हैं ये बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े दाने बन जाते हैं इसके। जैसे कि हमारा जो ग्रेनाइट होता है वो इसका ही एग्जाम्पल है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वह ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। तो बहुत से पत्थर ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। शेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। उसके बाद जब हमारे आगन्य सेल बन जाते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स के रूप में बनते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में बनते हैं, तो सालों साल जब ये लोग एक दूसरे से टकराते हैं, या पानी की वजह से टूट जाते हैं, या एक दूसरे से ही टकराते रहते हैं, या लुढ़क लुढ़क कर नीचे आते हैं, तो इस वजह से ये अक्सर टूट जाते हैं, और इस तरह के जो कण होते हैं वो अवसाद कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे आगन्य सेल जब लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से मतलब टकरा कर टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इस छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेलों की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो जो भी हमारी अवसादी सेल होती है, ये इनकी एक लेयर के ऊपर लेयर बनती जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम अवसादी सेल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और ये दबकर बनते हैं, तो एक के ऊपर एक इनकी लेयर बन जाती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पत्थरों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी कभी इन सेलों में रहे हैं के जीवाश्म भी होते हैं। तो जैसे कि जो हमारा बलुआ पत्थर होता है वो रेत के दानों से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जीवाश्म भी रह जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है कि सेलों की जो परतें होती हैं उसमें जो मृत पौधे या फिर जंतु होते हैं या छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो भी उसके अंदर ही दब के रह जाते हैं, और वो पूरा एक पत्थर बन जाता है। तो ये जो मरे हुए पौधे या फिर जंतु, जानवर होते हैं, इसे हम जीवाश्म कहते हैं। तो पत्थरों के साथ सारी चीज़ें दब जाती हैं अक्सर। जैसे कि बलुआ पत्थर है तो वो रेत के दानों से बना है, और इसके अंदर कभी कभी पौधा भी दब जाता है, जानवर भी दब जाते हैं, और भी छोटे छोटे कई तरह के जीवाणु दब जाते हैं। तो ये सेल हमारे अवसाद सेल कहलाते हैं। आगन्य एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आगन्य और अवसादी दोनों सेल हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा उच्च ताप यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से कायंत्रित सेलों में बन जाते हैं। जैसा कि हमने इसके वर्ड की मीनिंग में ही देखा था, रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूप परिवर्तन, जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं। तो उसी तरह जब आगन्य और अवसादी सेल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल जाते हैं तो उसे हम कायंत्रित सेल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और इसके मतलब रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कभी कभी जो चिकनी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से स्लेट में बदल जाती है और जो हमारा चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, शैल चक्र। अब हम शैल चक्र यानी रॉक साइकिल की बात करते हैं। तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे सेल होते हैं यानी जो हमारे रॉक पत्थर होते हैं, इनका उपयोग हम सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और इमारत बनाने के लिए करते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा हमारे जो सेल होते हैं वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इसे ही हम सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आगन्य सेल बन जाता है। ये आगन्य सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ताप एवं दाब के कारण जो आगन्य एवं अवसादी सेल होते हैं वो कायंत्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण जो कायंत्रित सेल होती है वो दोबारा पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आगन्य सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा मैग्मा था, तो मैग्मा जब निकला तो उसकी वजह से आगन्य सेल बना। ठीक है, आगन्य सेल जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, लुढ़क कर, टूट कर ये सारे अवसादी सेल बन जाते हैं। ठीक है, पूरा आगन्य सेल टूट टूट कर अलग अलग अवसादी सेलों में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अवसादी सेल होते हैं ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह से लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक पूरा बड़ा सा रॉक बना लेते हैं, एक बड़ी सी शेल बना लेते हैं। उसके बाद जब अवसादी सेल या फिर आगन्य सेल जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान में हो जाते हैं, तो ये कायंत्रित सेल बना लेते हैं। और अगर जो हमारा कायंत्रित सेल है वो भी बहुत ज़्यादा तापमान में हो जाए यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो वो दोबारा से मैग्मा बना लेता है। और मैग्मा दोबारा से अगर निकले तो वो दोबारा आगन्य बना लेगा, आगन्य फिर से अवसादी, अवसादी फिर से कायंत्रित। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो ताप और दाब के कारण आगन्य और अवसादी सेल कायंत्रित सेल बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ताप के कारण ताप एवं दाब के कारण जो कायंत्रित सेल होता है हमारा, जो अपना रूप बदल लेता है, वो दोबारा से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है, दोबारा से पृथ्वी में चला जाता है। और जो द्रवित मैग्मा है वो दोबारा से ठंडा होकर हमारा आगन्य सेल बन जाता है। तो इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है हमारे शैल चक्र का। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। अगर हम अब खनिजों की बात करें तो जो हमारे सेल होते हैं वो अलग अलग तरह के खनिज से बने होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर हम किसी भी पत्थर को पहचानना है तो वो प्राकृतिक होना चाहिए और उसमें मिनरल्स होने चाहिए यानी कि खनिज होने चाहिए। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। जो खनिज होते हैं हमारे मिनरल्स, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इससे हमें ईंधन मिलता है, जैसे कि कोयला खाना बनाने के लिए, प्राकृतिक गैस मिलता है। इसके अलावा पेट्रोलियम भी, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि व उर्वरक में होता है, जैसा लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। इसके अलावा हम उद्योगों में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे हमारे खनिजों के उदाहरण हैं। थैंक यू सो मच।